Dear students, welcome to the today e-lecture of Product and Brand Management PBM Unit 3rd Module 3rd Brand Management and Branding. Today we will discuss lecture number 21. In lecture number 21 we will discuss strategic brand management process. Very important topic from your examination point of view. There are 4 steps in strategic brand management प्रोसेस का क्या मतलब होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक फिनिश पॉइंट होगा, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फिनिश पॉइंट है उसके बीच में जो स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होंगे। तो जो स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस है ये बेसिकली 4 स्टेप प्रोसेस है, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, आइडेंटिफाइंग एंड इस्टेब्लिश ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यूज, और ख़त्म कहाँ पर होगा, ग्रो एंड सस्टेन ब्रांड इक्विटी। तो ये जो आपके प्रोसेस के स्टेप्स हैं यही आगे के मॉड्यूल में, आगे के टॉपिक्स में डिटेल में दिए हुए हैं। स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज करती है जिससे कि अपने वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो ब्रांडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसने उस प्रोडक्ट को जो ब्रांड नेम दिया है उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो जाए और उससे कंपनी को पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले। तो उसके लिए जो वो स्टेप्स यूज कर रही है, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिश ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यूज़। तो इसके अंदर कुछ की कंसेप्ट्स होंगे जिनको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो की कंसेप्ट्स क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कोर ब्रांड वैल्यूज एंड ब्रांड मंत्र। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, प्लान एंड इम्प्लीमेंट ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, और इसके अंदर जो कंसेप्ट्स आएंगे वो क्या क्या होंगे, मिक्सिंग एंड मैचिंग ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स, लीवरेज ऑफ सेकेंडरी एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, मेजर एंड इंटरप्रेट ब्रांड परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर जो की कंसेप्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे, ब्रांड वैल्यू चेन, ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट क्या आएगा, ग्रो एंड सस्टेन ब्रांड इक्विटी। इसके अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे, ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ब्रांड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज, ब्रांड रीइंफोर्समेंट एंड रिविटलाइजेशन। तो आपके जो आगे के मॉड्यूल्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, यही सारे टॉपिक डिटेल में दिए हुए हैं। आपके आगे ब्रांड रीइंफोर्समेंट भी आएगा, ब्रांड रिविटलाइजेशन भी आएगा, ब्रांड एक्सटेंशन भी आएगा, ब्रांड वैल्यू भी आएगी, ब्रांड इक्विटी आएगी, ब्रांड इक्विटी को कैसे मेजर किया जाता है ये भी आएगा, ब्रांड एलिमेंट्स भी आएंगे, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी आएंगे। तो यहाँ इस टॉपिक में हम केवल इनकी मीनिंग पढ़ेंगे और आगे के मॉड्यूल में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू कंपनी है अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करती है। वो कौन कौन से वे, आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यूज, सेकेंड प्लान एंड इम्प्लीमेंट ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, थर्ड मेजर एंड इंटरप्रेट ब्रांड परफॉर्मेंस, और फोर्थ क्या है, ग्रो एंड सस्टेन ब्रांड इक्विटी। तो फर्स्ट क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट बेसिकली इन्वॉल्व 4 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड इस्टेब्लिशिंग ब्रांड पोजिशनिंग। तो ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब क्या है, एसटीपी स्ट्रेटेजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले कंपनी तो अपने मार्केट को सेगमेंट करती है, उसके बाद है वो उनमें से कुछ सेगमेंट्स को या एक सेगमेंट को या सारे सेगमेंट को टारगेट करती है। तो इवोल्यूशन एंड सेलेक्शन ऑफ मार्केट सेगमेंट इज नोन एज मार्केट टारगेटिंग। और थर्ड स्टेप क्या आता है, पोजिशनिंग। जिस तरह से आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उसी तरीके से कंपटीटर भी अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहा है और टारगेट कर रहा है। तो आपको अपने ब्रांड की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होगी। जैसे कि जब फॉर एग्जांपल कस्टमर है वो स्पोर्ट्स शूज़ परचेज कर रहा है तो वो क्यों नाइकी के शूज़ को ही परचेज करे, या एडिडास चाहेगी कि वो क्यों एडिडास के शूज़ को ही परचेज करे। रिबॉक के लिए क्वेश्चन होगा क्यों वो रिबॉक के शूज़ को ही परचेज करे। तो इसके लिए आपको अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होगी कि जब परचेजिंग सिचुएशन आए तो वो सबसे पहले आपके ब्रांड को ही प्रेफर करे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड पोजिशनिंग बोलते हैं। तो ब्रांड पोजिशनिंग इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफर एंड इमेजेस
so that it occupies a distinct and value place in the target customer's mind। तो ब्रांड पोजिशनिंग क्रिएट करने के लिए कुछ की कंसेप्ट्स होंगे जो आपके आगे का मॉड्यूल आएगा ब्रांड पोजिशनिंग, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये दो टर्म आ रही हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी। सपोज है आपका स्पोर्ट्स शूज़ का ब्रांड है और कंप्यूटर का स्पोर्ट्स शूज़ का ब्रांड है, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांड में और कंप्यूटर के ब्रांड में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बेस पर आप पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे। आपके ब्रांड में और कंप्यूटर के ब्रांड में जो सिमिलरिटी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलते हैं। कोई एक कंपनी है जो कि स्मार्टफोन बना रही है और वो दूसरी कंपनी है वो दूसरे ब्रांड नेम से स्मार्टफोन बना रही है, तो सबसे पहले अगर आपको ब्रांड पोजीशनिंग इस्टेब्लिश करनी है, अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके ब्रांड और हमारे ब्रांड में क्या सिमिलरिटी है। सपोज है वो भी 6 GB रैम का फ़ोन बना रहा है, आप भी 6 GB रैम का फ़ोन बना रहे हो, वो भी 128 GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है, आप भी 128 GB इंटरनल स्टोरेज दे रहे हो, तो ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। इसके बेस पर आप पोजीशनिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते वी आर द ओनली कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग 128 GB इंटरनल स्टोरेज। वो भी है 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है, आप भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो, तो ये आपके और उसके बीच में क्या है, सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांड और कंप्यूटर के ब्रांड के बीच में सिमिलरिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये यूनिक नहीं है, ये कॉमन है। तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी आर यूजुअली द एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज और बेनिफिट्स दैट आर नॉट यूनिक टू द ब्रांड और दैट माइट बी शेयर्ड बाय सम और ऑल द कंप्यूटर्स। जैसे कि 2 GB 3 GB 6 GB की रैम है, ये तो हर कोई दे रहा है, तो ये आपके और कंप्यूटर के ब्रांड में क्या है, कॉमनैलिटी है। नेक्स्ट क्या आएगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये वो पॉइंट है जिसके बेस पर हम अपनी पोजीशनिंग करते हैं कि वो फीचर्स, वो एट्रीब्यूट्स जो आपके ब्रांड में तो हैं लेकिन कंप्यूटर के ब्रांड में नहीं है, जिसके बेस पर आप अपने आप को कंप्यूटर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर के पास भी है 32 मेगापिक्सल का कैमरा वाला स्मार्टफोन का ब्रांड है आपके पास भी, लेकिन आपने पॉपअप डिस्प्ले दिया हुआ है जिससे कि स्क्रीन साइज ज़्यादा हो, जबकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने है नॉच डिस्प्ले दिया हुआ है, उससे स्क्रीन साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वो आपके और उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने है फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया हुआ, आपने इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, तो ये आपके और उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। वो 2 सिम पर स्लॉट पर चल रहा है और दोनों ही 4G के स्लॉट हैं, आपने एक 5G का स्लॉट दिया है और एक 4G का स्लॉट दिया है। तो जो 5G का स्लॉट दिया है वो आपके और उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, जिसके बेस पे पोजीशनिंग की जाती है। तो हम अपने ब्रांड को कंप्यूटर से डिफरेंशिएट कब करेंगे भैया, जब हमें पहले उसके और हमारे बीच में सिमिलरिटी पता हो और उसके बाद में हमें उसके और हमारे बीच में डिफरेंस पता हो, और जो डिफरेंस हमारे लिए पॉजिटिव है, जो हमारे फीचर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में तो वैल्यू दे रहे हैं हम लेकिन कंप्यूटर नहीं दे रहा, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा है, वो अपनी गाड़ियों को, कार्स को मारुति की गाड़ी से किस बेस पे डिफरेंशिएट करे, सेफ्टी स्टैंडर्ड के बेस पे, क्योंकि मारुति की गाड़ियों में वो सेफ्टी एनकैप की रेटिंग 5 स्टार की कोई भी कार नहीं है, जबकि टाटा में है टाटा एल्ट्रोज और टाटा नेक्सॉन, 2 गाड़ियां हैं जो कि 5 स्टार रेटिंग में मिल रही है। तो वो क्या हो गया आपका पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर यूजुअली द एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज और बेनिफिट्स दैट ए कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएट विद ए ब्रांड। कि सेफ्टी है तो टाटा की गाड़ियां चाहिए, तो कस्टमर ने उस ब्रांड के साथ उसे क्या कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है। अच्छी पिक्चर क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो सोनी का टेलीविज़न लेना है, तो उसने अपने आप को उस ब्रांड के साथ क्या कर रखा है, एसोसिएट कर रखा है, जो कि कस्टमर को लगता है जो कि कंप्यूटर ऑफर नहीं कर पा रहा है। तो डिफाइनिंग शॉर्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आर रिलेटिवली डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ब्रांड। विभेदित करना, आपके ब्रांड को कंप्यूटर के ब्रांड से डिफरेंशिएट करना, जिसके बेस पर आप पोजीशनिंग करते हो। नेक्स्ट इसमें क्या जाएगा, मेंटल मैप, विजुअल डिपिक्शन ऑफ द वेरियस एसोसिएशन लिंक्ड to the brand in the minds of the
कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक मेंटल मैप बनाना, एक मेंटल इमेज बनाना, जिसके बेस पर कस्टमर है वो आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सके। तो उसके बेस पर भी तो हम भाई ब्रांड पोजीशनिंग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैगलाइन के थ्रू आपने कर रखी है ठंडा मतलब कोको कोला, तो मेंटल मैप बना हुआ है ब्लू कलर में। अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक पर पैकेजिंग पर लेबलिंग हो रही है तो मतलब पेप्सी है, और उसमें अगर क्राउन शेप बॉटल है और रेड कलर में लेबलिंग हो रही है तो मतलब कोको कोला है। तो ये चीज़ आपके मेन में क्या हो चुकी है, इनकी मैपिंग हो चुकी है। रिवीजन कराने के बाद इतना कंपनी ने अपने आप को डिस्टिंग कर चुके हैं। अगर राइट का निशान है स्पोर्ट्स शूज़ पे तो आप देखते ही मैपिंग हो चुकी है कि ये नाइकी का है, 3 स्ट्रिप्स है तो देखते ही हो चुकी है कि ये एडिडास का है। तो अलग अलग चीज़ों के साथ हम अपने ब्रांड का मेंटल मैप बनाते हैं। नेक्स्ट क्या जाता है, कोर ब्रांड एसोसिएशन, एक्सटेंड टू विच ए पर्टिकुलर ब्रांड कॉल्स टू माइंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो कई बार अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में इनोवेटर है, तो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को ही, आपके ब्रांड को ही वो प्रोडक्ट मानता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए तो एक तो कहता है कि भैया डिस्पोजेबल डाइपर्स देना, और कोई दूसरा कस्टमर कहता है कि पैम्पर्स देना। तो जो पैम्पर्स है वो डायरेक्ट ब्रांड मांग रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोर ब्रांड एसोसिएशन बोलते हैं। आप शॉप पर गए, आप बोलो डिटर्जेंट पाउडर देना, दूसरा कस्टमर गया वो बोलता है सर्फ एक्सल देना 1 kg का, तो जो बोल रहा है 1 kg का सर्फ एक्सल देना, इसका मतलब उस ब्रांड का आपके साथ एसोसिएशन हो चुका है, तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या जाता है, ब्रांड मंत्र। यहाँ पर एक चीज़ आती है टैगलाइंस और एक आती है ब्रांड मंत्र। टैगलाइंस तो कस्टमर्स के लिए दी जाती है, और जो ब्रांड मंथ्स होते हैं वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए दिए जाते हैं। ये 3 to 5 वर्ड्स की फ्रेजेज होती हैं जो कि ब्रांड पोजीशनिंग के लिए की जाती है, जिससे कि एम्प्लॉय को पता रहे कि हमें इस ब्रांड में किसके ऊपर काम करना है। तो एम्प्लॉयज़ इन ब्रांड मंथ्स को पढ़ते हुए क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। जैसे नाइकी की टैगलाइन तो है जस्ट डू इट, लेकिन उसका ब्रांड मंत्र है ऑथेंटिक एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो नाइकी को बनाते टाइम ध्यान रखेंगे कि ऑथेंटिक हो, एथलेटिक्स के लिए बनाना है, और इससे उन एथलेटिक्स की परफॉर्मेंस, एथलीट्स की परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी। डिज्नी का ब्रांड मंत्र है फन फैमिली एंटरटेनमेंट। तो ब्रांड मंत्र से एम्प्लॉयज़ को पता चल जाएगा कि इस ब्रांड का एग्जिस्टेंस क्यों है। भाई फैमिली के साथ आप एंटरटेनमेंट करते हो और उससे आपको फन मिलेगा, तो ये डिज्नी का क्या हो जाएगा, ब्रांड मंत्र हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस में। फिर सेकंड क्या होगा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ब्रांड मंत्र प्रोग्राम्स। तो उसमें क्या की कंसेप्ट है, तो ब्रांड पोजीशनिंग अपने आप तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए आपको ब्रांड मार्केटिंग प्रोग्राम्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हर कंपनी चाहती है कि ब्रांड पोजीशनिंग में उसके ब्रांड के लिए मेंटल मैप बन जाए, उसके ब्रांड के लिए कोर ब्रांड एसोसिएशन हो जाए। तो ये अपने आप तो हो नहीं जाएगा। मेंटल मैप बनाने के लिए, कोर ब्रांड एसोसिएशन बनाने के लिए, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दिखाने के लिए आपको मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मेंटल मैप बनाने के लिए या कोर ब्रांड एसोसिएशन बनाने के लिए, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस दिखाने के लिए अपने ब्रांड्स के एलिमेंट्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ब्रांड एलिमेंट्स में क्या क्या होंगे, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ब्रांड नेम ब्रांड एलिमेंट्स में आएगा। उसके लिए लोगो बनाना पड़ेगा, इमेज बनानी पड़ेगी, पैकेजिंग, सिंबल, स्लोगन, और ये कंपटीटर से डिफरेंट होने चाहिए जिससे कि कस्टमर तुरंत रिकॉग्नाइज कर जाए और उसके माइंड में आपके ब्रांड का एक मेंटल मैप बन जाए। तो आपके सिलेबस में आगे ब्रांड एलिमेंट्स डिटेल में दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या लोगो होना चाहिए, क्या स्लोगन होना चाहिए, क्या सिंबल होना चाहिए, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि लोगो प्लान कर लिया कि लोगो बनाना है तो अपना बन जाएगा, उसको बनाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक स्लोगन बनाएंगे तो प्लानिंग से ही हो जाएगा, उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, इंटीग्रेटिंग द ब्रांड इनटू मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड द सपोर्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। तो जब आपके ब्रांड के लोगो बन गया, इमेज बन गई, आपने पैकेजिंग डिसाइड कर
कर ली, सिंबल बना लिए, स्लोगन बना लिए, उसका डिजाइन बना लिए, तो आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स के थ्रू इन एलिमेंट्स को शो करोगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इनसे क्या हों, अवेयर हो। आप अपने प्रोडक्ट पर लोगो डिस्प्ले करोगे, आप पैकेजिंग में प्रोडक्ट दे रहे हो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप टेलीविज़न कमर्शियल में स्लोगन चला रहे हो, सिंबल दिखा रहे हो, जिससे कि आपके ये जो ब्रांड एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचें और वो आपके प्रोडक्ट के साथ मेंटल मैप बना सकें और उनके लिए जिस कैटेगरी में वो प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आपका ब्रांड नेम आए, यानी कि कोर ब्रांड एसोसिएशन हो जाए। नेक्स्ट क्या आता है, लीवरेजिंग सेकेंडरी एसोसिएशन। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि हम अपने ब्रांड को कोई इवेंट स्पॉन्सरशिप के साथ कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चरल इवेंट हो, या कोई करेक्टर दे दें या किसी कंट्री के साथ दे दें। जैसे सियाराम ने किया कम होम टू सियाराम, तो उसने इंडियन कल्चर के साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट किया। पक्का इंडियन है, मैकडी ने अपने एडवर्टाइजमेंट दी तो उसने इंडिया के साथ अपने आप को क्या किया, एसोसिएट किया। मारुति ने मार्केटिंग प्रोग्राम्स के कितना देती है, तो क्योंकि इंडियन लोग कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो ज़्यादातर लोग सबसे पहले एवरेज पूछते हैं कि क्या एवरेज है, तो उन्होंने उसके साथ अपने आप को एसोसिएट किया। जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज थी, इन्होंने इंडिया में क्रिकेट है सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है, तो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट किया। ज़्यादातर स्मार्टफोन है वो यूथ प्रेफर कर रहे हैं, तो जो वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, इन्होंने भी अपने आप को जो प्रोग्राम्स थे उनके साथ एसोसिएट किया। आप देखोगे कपिल शर्मा, रियलमी प्रेजेंट द कपिल शर्मा शो, पहले लावा प्रेजेंट द कपिल शर्मा शो। वीवो है वो कई सालों तक आईपीएल का क्या रह चुका है, स्पॉन्सर रह चुका है, तो उससे आपकी पोजीशनिंग होगी स्ट्रॉन्ग। तो अपना आप तो हो नहीं जाएगा, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि कौन कौन से इवेंट्स हमें हैं, कौन कौन से कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, उनको हमको स्पॉन्सर करना है और फिर उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट और थर्ड स्टेप आ जाएगा मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग ब्रांड परफॉर्मेंस। तो आप जब ब्रांडिंग के मार्केटिंग प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन लाखों रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन ही देखेगी भी तो सही कि जो मेरा प्रोडक्ट है जिसकी मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ वो ब्रांड क्या परफॉर्म कर रहा है, और वो परफॉर्मेंस है वो मेरे खर्चे के साथ, मेरे एक्सपेंसेस के साथ उस ब्रांड से जो रेवेन्यूज मिल रहे हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रांड की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, और अगर ब्रांड की परफॉर्मेंस पॉजिटिव आ रही है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रांड की परफॉर्मेंस नेगेटिव आ रही है, मीन्स अगर ब्रांड है उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो हम ब्रांड की परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, तो फर्स्ट क्या है, ब्रांड ऑडिट। नाम से ही पता है ऑडिट का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस। तो ब्रांड ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द ब्रांड, कि ब्रांड की मार्केट में क्या करंट पोजीशन है एज कंपेयर टू कंपटीटर, जो हमने ब्रांडिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना खर्चा किया है, उस खर्चे का क्या क्या रिटर्न मिला है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ब्रांड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, नए डेवलपमेंट ब्रांड में करने हैं या नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रांड ट्रैकिंग। ब्रांड ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए वे टू कंटिन्यूसली मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए ब्रांड विद इन सम की वेरिएबल। जैसे कि आप ब्रांड की अवेयरनेस चेक कर सकते हो, ब्रांड की लॉयल्टी चेक कर सकते हो, ब्रांड इमेज चेक कर सकते हो, ब्रांड आइडेंटिटी चेक कर सकते हो। तो आप ब्रांड को ट्रैक कर रहे हो कि ब्रांड सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो ब्रांड सही ट्रैक पे जा रहा है, लॉयल्टी ज़्यादा होगी तो ब्रांड सही ट्रैक पे जा रहा है, ब्रांड की इमेज पॉजिटिव होगी तो ब्रांड सही ट्रैक पे जा रहा है, ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इट मीन्स ब्रांड सही ट्रैक पर जा रहा है। तो आपके आगे के मॉड्यूल में ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी, सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या जाएगा, ब्रांड वैल्यू चेन। आप उस ब्रांड की वैल्यू भी तो देखोगे। ब्रांड वैल्यू का मतलब है कि अगर आप उस ब्रांड को बेचना पड़ जाए तो कम उस ब्रांड के आपको कितने पैसे मिलेंगे, मार्केट में उस ब्रांड के लिए कंपटीटर्स या अदर कंपनीज कितना ऑफर देने को तैयार है। तो उस ब्रांड की जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है
वो भी तो आप देखोगे कि इस ब्रांड को डेवलप करने में मैंने इतना पैसा खर्च किया है, तो उस ब्रांड से मेरे को कितने फाइनेंशियल रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो इसे ब्रांड वैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, ब्रांड है, उसकी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू में एप्पल है, फॉर एग्जांपल एप्पल ब्रांड नंबर 1 आ रहा है, तो उससे किससे पता चल रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू से। माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू है, फेसबुक ब्रांड की वैल्यू है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड वैल्यू चेन बोलते हैं। लास्ट क्या है, ब्रांड इक्विटी मेजरमेंट सिस्टम। ये यूनिट 5th में ब्रांड इक्विटी डिटेल में दिया हुआ है। तो हमने जब ब्रांड को डेवलप किया तो हर ब्रांड के साथ कुछ एसेट्स जुड़ी हुई हैं और कुछ लाइबिलिटी जुड़ी हुई हैं। तो अगर ब्रांड के साथ एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, जब तो ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव होगी, इट मीन्स आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ब्रांड के साथ एसेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ब्रांड इक्विटी नेगेटिव होगी। इसका क्या मतलब है कि आपका ब्रांड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि हमारी ब्रांड इक्विटी क्या है, और अगर नेगेटिव ब्रांड इक्विटी है तो उसको पॉजिटिव ब्रांड इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रांड इक्विटी को मेजर करने के मेथड्स होते हैं कॉस्ट बेस्ड मेथड्स, प्राइस बेस्ड मेथड और कंज्यूमर बेस्ड मेथड। ये अपन यूनिट 5th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस स्टेप में हमने जो ब्रांड को डेवलप करने में प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग पर पैसा खर्च किया था, हम उस ब्रांड की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और लास्ट क्या है, ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। आपने ब्रांड इक्विटी मेजर कर ली और आपकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव आई, तो हम थोड़ी यही चाहेंगे कि हमेशा उसकी एक सेम ही ब्रांड इक्विटी रहे। हम ये चाहेंगे कि उस ब्रांड की इक्विटी ग्रो करती रहे और हमेशा पॉजिटिव बनी रहे। तो उसके लिए जो टेक्निक स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी। तो यहाँ पे की क्या की कंसेप्ट्स आएंगे, डिफाइनिंग द ब्रांड स्ट्रेटजी कैप्चर्स द ब्रांडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय द फर्म यूजिंग द टूल ऑफ ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ब्रांड हियरार्की एंड ब्रांड पोर्टफोलियो। तो हम अपने ब्रांड इक्विटी को ग्रो और सस्टेन करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ब्रांड हियरार्की और ब्रांड पोर्टफोलियो। तो ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम के इंसर्टन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें जो एक क्वाड्रेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। तो अगर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर जैसे आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं और 3 रोज दिख रहे हैं तो ये 4x3 की मैट्रिक्स होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो एक तरफ तो प्रोडक्ट्स होंगे और दूसरी तरफ ब्रांड होंगे। तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कंपनी के कौन कौन से ब्रांड्स हैं और उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दिस हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड द करंट ब्रांड लाइन एंड एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन। तो इस प्रोडक्ट ब्रांड मैट्रिक्स से ब्रांड एक्सटेंशन में मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सोप है, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट डिटर्जेंट है, नंबर 3 प्रोडक्ट है वो टेलकॉम पाउडर है, और जो नंबर 4 प्रोडक्ट है वो टूथपेस्ट है। और कंपनी के ब्रांड फॉर एग्जांपल ब्रांड ए लक्स हो गया, ब्रांड बी है HUL का अपन बात कर रहे हैं, ब्रांड बी है वो पॉन्ड्स हो गया, ब्रांड सी है वो हमाम हो गया, सर्फ हो गया। तो देखेंगे ए ब्रांड मतलब लक्स इन 4 प्रोडक्ट्स में से कौन से प्रोडक्ट में, तो पता चला लक्स केवल है वो सोप में ही है। तो हम देखेंगे कि लक्स ब्रांड को सोप के अलावा बाकी 3 और में एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो कौन से ब्रांड ऐसे हैं जिनका एक्सटेंशन कम है और कौन से ब्रांड ऐसे हैं जिसका एक्सटेंशन ज़्यादा है। जिस ब्रांड का एक्सटेंशन ज़्यादा है उस ब्रांड को हम अब एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन जिस ब्रांड का एक्सटेंशन कम है लेकिन उसकी ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव है तो उसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लक्स की ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव है तो लक्स को टॉयलेट सोप से लक्स को शैम्पू में भी कर सकते हैं। लक्स का शैम्पू बेसिकली आता भी है तो कंपनी ने उसको क्या किया, एक्सटेंड किया। फिर देखा कि लक्स का शैम्पू कर दिया, उसके बाद है उसको डिटर्जेंट पाउडर में भी कर सकते हैं या उसको टूथपेस्ट में भी कर सकते हैं। तो फिर कंपनी लक्स टूथपेस्ट भी निकाल सकती है या लक्स डिटर्जेंट पाउडर भी निकाल सकती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रांड प्रोडक्ट मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। सेकंड क्या जाता है, ब्रांड हियरार्की। ब्रांड हियरार्की का क्या मतलब होगा, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड हियरार्की बोलते हैं। ब्रांड हियरार्की इज ए मीन्स ऑफ समराइजिंग द ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बाय डिस्प्लेइंग द नंबर एंड नेचर ऑफ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव ब्रांड एलिमेंट अक्रॉस द फर्म्स प्रोडक्ट रिलीविंग द एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स ऑफ ब्रांड एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं, एक है ब्रांड है अल्ट्रा,
तो फॉर एग्जांपल कॉरपोरेट और कंपनी नेम क्या होगा, जनरल मोटर, जो कि उसकी हर गाड़ियों पर होगा। उसके बाद रेंज ब्रांड क्या होगा, शेवरले। फिर उसके अंदर शेवरले के अंदर इंडिविजुअल ब्रांड क्या होगा, लुमिनिया। फिर उसके अंदर मॉडिफायर क्या होगा, डिजाइनिंग आइटम और मॉड्यूल यानी कि अल्ट्रा। तो जो गाड़ी है उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा, शेवरले, लुमिनिया, अल्ट्रा। तो उसकी हिरार्की क्या हो जाएगी, मॉडिफायर तो अल्ट्रा, इंडिविजुअल ब्रांड लुमिनिया, रेंज ब्रांड है वो एल्ट्रोज, और कॉर्पोरेट नेम है वो क्या है, जनरल मोटर्स। जैसे कि कॉर्पोरेट नेम टाटा हो गया, रेंज ब्रांड है वो नेक्सॉन हो गया, इंडिविजुअल ब्रांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी हो गया, और मॉडिफायर है उसमें ई जेड, ई टी, ई एम, ऐसे कर कर उसमें क्या हो जाएंगे, मॉडिफायर आ जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड हिरार्की बोलते हैं। तो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाने को। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांड पोर्टफोलियो। नाम से ही पता है ब्रांड पोर्टफोलियो सिंपली द कलेक्शन ऑफ ब्रांड्स अंडर ए कंपनीज कंट्रोल, कि एक सिंगल ब्रांड से कितने कंपनी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि उस ब्रांड के साथ कंपनी ने कितने प्रोडक्ट्स अटैच किए हुए हैं। तो धीरे धीरे कंपनी अपने उस ब्रांड का पोर्टफोलियो क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि उस ब्रांड की इक्विटी क्या है, पॉजिटिव है। जैसे कि जिलेट है, जिलेट में आप देखोगे जिलेट के नाम से जिलेट मैक 3 टर्बो आ रहा है, जिलेट सीजर आ रही है, जिलेट ट्रैक सेकेंड, जिलेट अल्ट्रा, जिलेट फ्यूशन। तो ये क्या है, जिलेट का ब्रांड पोर्टफोलियो। हीरो है, हीरो के हीरो इम्पल्स, हीरो इग्निटर, हीरो अचीवर, हीरो सीडी डॉन, हीरो सीडी डिलेक्स, हीरो प्लेटिना, हीरो करिश्मा। तो ये हीरो का क्या है, हीरो ब्रांड का पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट क्या आएगा, मैनेजिंग ब्रांड इक्विटी ओवर टाइम। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे ब्रांड का टाइम बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको अपने ब्रांड की इक्विटी को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इनकी वजह से आपकी ब्रांड इक्विटी में चेंजेस आ सकता है। जैसे किसी टाइम पर नोकिया की ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव थी, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक अपनी उस ब्रांड इक्विटी को मैनेज नहीं कर पाई और नोकिया की ब्रांड इक्विटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो आपको अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स में चेंज करते रहना पड़ेगा। और इसी के बेस पर ही है, अगर आपको इक्विटी को और बढ़ाना है तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, किसी ने एक खाली है अपने इन्वेस्टमेंट में प्लॉट लिया, दूसरे ने इन्वेस्टमेंट में प्लॉट भी लिया, शेयर मार्केट में भी किया, म्यूचुअल फंड में भी किया, एफडी में भी किया, तो उसने अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंशन किया हुआ है, तो वो है अपने पोर्टफोलियो को ढंग से मैनेज कर पाएगा। तो ब्रांड एक्सटेंशन आगे डिटेल में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वहाँ अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रांड एक्सटेंशन इज स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट यूजिंग द एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम ऑन ए न्यू प्रोडक्ट इन डिफरेंट कैटेगरी। तो ब्रांड एक्सटेंशन रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रांड रिइंफोर्समेंट एंड रिविटलाइजेशन। ये भी आपके आगे सिलेबस में डिटेल में दिए हुए हैं। धीरे धीरे जब कंपनी है, पीएलसी आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ब्रांड है या प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज में आता है, फिर ग्रोथ में आता है, फिर मैच्योरिटी में आता है और फिर डिक्लाइन में आता है। तो कंपनी की ये कोशिश रहती है कि उसका ब्रांड, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मैच्योरिटी स्टेज में ही रहे। तो उसके लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो स्ट्रेटजी यूज की जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट है मैच्योरिटी से डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है, तो उसके लिए है आप अपनी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे, ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजी यूज करोगे। तो ब्रांड रिविटलाइजेशन इज स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड व्हेन ए ब्रांड हैज रीच्ड टू मैच्योरिटी लेवल एंड प्रॉफिट बिगिंस टू डिक्लाइन। कि अब आपका मैच्योरिटी की लेटर स्टेज में आ गए हो, अब प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगा है, तो आपको रिविटलाइज करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि आपका ब्रांड पहले तो ग्रो करता रहे, फिर मैच्योरिटी पर जाकर फिक्स हो जाए, तो उसके लिए आपको ब्रांड को रिइंफोर्स करना पड़ेगा। और लास्ट इसमें क्या आएगा, ये आपके ग्लोबल ब्रांडिंग भी आगे सिलेबस में दी हुई है, मैनेजिंग ब्रांड इक्विटी ओवर जियोग्राफिक बाउंड्रीज, मार्केट सेगमेंट्स एंड कल्चर। तो जब आपका ब्रांड है, उसकी इक्विटी पॉजिटिव है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो आप उस ब्रांड के साथ दूसरी जगह पे भी जा सकते हो। जैसे इनिशियल लेवल में आपका जो ब्रांड था वो लोकल ब्रांड था, फिर उसको आपने है रीजनल ब्रांड बनाया, फिर नेशनल ब्रांड बनाया, फिर इंटरनेशनल ब्रांड बनाया, फिर ग्लोबल ब्रांड बनाया। आज कोको कोला है, ग्लोबल ब्रांड है, तो उसने अपनी ब्रांड इक्विटी को अपनी कंट्री के बाहर भी मैनेज किया हुआ है। सोनी है, ग्लोबल ब्रांड है, टोयोटा है, ग्लोबल ब्रांड है,
मार्केट सेगमेंट्स एंड कल्चर। अगर आपका ब्रांड एक सेगमेंट में सक्सेसफुल हो चुका है तो आप उसको अब दूसरे सेगमेंट में भी उसको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग अपर मिडिल क्लास के स्मार्टफोन में भी है, बजट स्मार्टफोन में भी है, लोअर बजट स्मार्टफोन्स में भी है। तो हर बजट में, हर कंट्री में, हर कल्चर में उसने अपने सैमसंग ब्रांड को मैनेज किया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस था, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।